हाँ जी, तो आज की इस वीडियो में हम सारे मेजर और इम्पॉर्टेंट चेंजेस के बारे में बात करेंगे जो भी रिसेंटली कनेडियन गवर्नमेंट मतलब आईआरसीसी ने इंट्रोड्यूस किए हैं वर्क परमिट और एलएमआईए से रिलेटेड। तो अगर आप इंडिया से कनाडा या फिर अपनी होम कंट्री से कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो या फिर ऑलरेडी कनाडा के अंदर हो तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि कोई ना कोई चेंज आपको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि यार मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ। अगर आपको कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो ऑलवेज गो टू एन RCIC। यूट्यूब पे गुरसाहिब नाम का बंदा या फिर कोई भी कुछ भी बोली जा रहा है उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, चेंजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। We need to keep making sure we're responding to the needs both of Canadians, of businesses, and of the economy in general. We're making sure that the entire package makes as much sense as possible for the needs of Canadians and for the needs of our economy. तो जैसे कि आप देख सकते हो जितनी तेजी से 2025 के इलेक्शंस पास आ रहे हैं उतनी ही तेजी से कनेडियन गवर्नमेंट को और जस्टिन ट्रूडो को रियलाइज हो रहा है कि भी कनेडियंस भी एग्जिस्ट करते हैं, उनके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। जो कनाडा की इकोनॉमी है वो दिखाई देने लगी है कि भाई हिसाब किताब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। इसीलिए उतनी ही तेज़ी से इमिग्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे ड्रास्टिक और मेजर चेंजेस किए जा रहे हैं। पिछले कुछ टाइम में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे, जैसे कि कितने स्टूडेंट वीज़ाज इशू किए जाएंगे उसके ऊपर कैप लगा दी थी कि भाई 2024 में सिर्फ 360,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ही कनाडा में बुलाया जाएगा। स्पाउसल ओपन वर्क परमिट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि भाई अगर आप कनाडा के अंदर मास्टर्स या फिर PhD करने के लिए आते हो या फिर कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स बैचलर्स में करने के लिए आते हो तो ही आपके स्पाउस को ओपन वर्क परमिट मिलेगा। उसके साथ साथ पिछले साल आई थिंक GIC को $20,000 कर दिया था। उसके अलावा अभी रिसेंटली दो बहुत ही बड़े चेंजेस किए हैं वर्क परमिट और LMIA से रिलेटेड। First steps we're taking today of reducing the number of low-paid temporary foreign workers that can come work in this country is part of the response. तो बेसिकली यार एग्जैक्टली 4 साल पहले मतलब अगस्त 2020 में जब कोविड बिल्कुल पीक पे चल रहा था तब कनेडियन गवर्नमेंट एक टेम्परेरी पॉलिसी लेके आई थी 5 साल के लिए कि भाई अगर आप कनाडा के अंदर विजिटर वीज़ा पे हो और अगर आपको LMIA मिल जाती है किसी एम्प्लॉयर से तो आप एक एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो, मतलब एक क्लोज वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो कनाडा के अंदर से ही। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन डालो, अगर आपका वर्क परमिट अप्रूव हो जाता है, LMIA वगैरह सही है तो आप कनाडा के अंदर काम करना स्टार्ट कर सकते हो और कनाडा के अंदर रह सकते हो। क्योंकि कोविड के टाइम पे जब हिसाब किताब पीक पे चल रहा था, ट्रैवल बैन लगा हुआ था, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगी हुई थी, तो जो लोग कनाडा के अंदर आए थे विजिटर वीजा लेके तो वो बाहर नहीं जा पा रहे थे। तो कनेडियन सरकार ने एक ऑप्शन दिया कि भाई अगर आप LMIA ले सकते हो तो आप एक एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट मतलब एक क्लोज वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो और कनाडा के अंदर काम कर सकते हो। तो काफी सारे लोगों ने उस टाइम पे अपनी PR वगैरह भी ले ली थी काम कूम करके। तो ये हिसाब किताब है। अब ये कनेडियन सरकार ने क्यों किया था, उनको लेबर की शॉर्टेज थी या फिर किसी और चीज की शॉर्टेज थी, हमें नहीं पता, लेकिन ये सिस्टम है। तो ये जो पॉलिसी थी ये 5 साल के लिए आई थी। अगस्त 2025 में इसको एक्सपायर होना था, लेकिन कनेडियन गवर्नमेंट ने रातों रात मतलब 28 अगस्त 2024 को ये बोल दिया कि ये जो पॉलिसी है आज से बंद है। मतलब जो कनाडा की सरकार है वो दूसरी सरकारों से इंस्पायर हो रही है कि रातों रात चीजों को बंद कर दो। लेकिन यार इसका मतलब ये नहीं है कि हिसाब किताब पूरा ही बंद हो गया है कि आप अपने विजिटर वीजा को वर्क परमिट के अंदर कन्वर्ट करवा ही नहीं सकते हो। डेफिनेटली आप करवा सकते हो, 2 ऑप्शंस हैं, उनके बारे में अभी वीडियो में आगे बात करते हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ कनाडा के अंदर से जो एप्लीकेशंस डाली जाती हैं जो कि टेम्परेरी पॉलिसी के अंडर था उसको बंद किया है। बाकी वो जो 2 ऑप्शंस अभी बचे हैं ना उनके बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपने विजिटर वीजा को क्लोज वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हो। तो यार पहला ऑप्शन है फ्लैग पोलिंग। तो बेसिकली अगर आप विजिटर वीजा पे कनाडा के अंदर आते हो और आपका LMIA का जुगाड़ हो जाता है तो क्लोज वर्क परमिट लेने के लिए आपको कनाडा की बॉर्डर पे जाना होगा और वहां पे फ्लैग पोलिंग करनी होगी। इसका मतलब ये होता है कि कनाडा की बॉर्डर पे ना CBSA होती है, मतलब कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी, उनके साथ आपका इंटरव्यू वगैरह होता है, वो क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं। अगर वो आप पास कर देते हो तो आपको क्लोज वर्क परमिट मिल जाता है और फिर आप कनाडा के अंदर वापस आ जाते हो। लेकिन अगर उनको थोड़ा सा भी डाउट होता है कि भाई इस बंदे की इंटेंशंस सही नहीं है, उनके पास पूरा हक है कि आपके वर्क परमिट को रिजेक्ट कर दें। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप विजिटर वीजा पे कनाडा आओ, अपना LMIA का जुगाड़ करो, फिर अपनी होम कंट्री में या फिर कनाडा से बाहर चले जाओ और फिर वहां से आपको अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी होगी। अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाएगी और उसके बाद फिर आप कनाडा के अंदर एंटर कर सकते हो उस वर्क परमिट के बेसिस पे और उसके बाद जो करना चाहो वो कर सकते हो। बाकी अब LMIA के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं LMIA से रिलेटेड। सबसे पहला चेंज तो ये है कि क्यूबेक के अंदर लो वेज LMIA को उन्होंने 6 महीनों के लिए पॉज कर दिया है। तो बेसिकली अगर आप क्यूबेक के अंदर किसी एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हो जो कि आपको LMIA देने के लिए मान गया है, लेकिन आपकी जो वेज है, आर्ली जो वेज है वो $27.47 से कम है, तो 3 सितंबर के बाद अगर आप LMIA के लिए अप्लाई करोगे तो आपकी अप्रूव नहीं होगी। ऑन पेपर तो ये काफी बढ़िया लग रही है,
मेरे पर्सनल ओपिनियन में काफ़ी सारे लूप होल्स हैं, लोग वेज बढ़ा सकते हैं, पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि भी कनाडा के अंदर LMIA का क्या सीन चल रहा है। ऑन पेपर जो वेज होती है वो कुछ और होती है, लेकिन हाथ में जो वेज आती है कुछ और होती है, या फिर बड़े सारे चक्कर होते हैं कि भी हम आपको सैलरी दे देंगे, फिर आप हमें वापस दे देना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा सा मैसी हिसाब किताब है, लेकिन हाँ, उन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी बड़ा स्टेप लिया कि भाई LMIA नहीं देंगे। लेकिन यार क्यूबेक की LMIA से रिलेटेड ये जो चेंजेस हैं ये उन लोगों पे अप्लाई नहीं करते हैं जिनका प्लेस ऑफ वर्क इकोनॉमिक रीजन ऑफ मॉन्ट्रियल से बाहर है, या फिर जिनकी जो वेज है वो $27.47 से ज़्यादा या फिर उसके इक्वल है, या फिर जिन लोगों की LMIA की एप्लीकेशन 3 सितंबर 2024 से पहले रिसीव हो गई थी। तो अगर आप क्यूबेक के अंदर हो, अपनी LMIA अप्लाई करना चाहते हो और आपकी जो वेज है वो $27.47 से कम है, तो भाई साहब 3 सितंबर 2024 से पहले कर दो, आपके पास 4-5 दिन का टाइम है। अगली एक्सेप्शन ये है कि नॉर्थ अमेरिकन इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन, इसके द्वारा जो इंडस्ट्री ग्रुप्स को डिस्क्राइब किया गया है उसके अंदर अगर आपके एम्प्लॉयर आते हैं तो उस केस में आप LMIA अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपकी जितनी भी वेज है, या फिर 3 सितंबर के बाद भी अप्लाई करते हो। या फिर अगर आप एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, फूड प्रोसेसिंग, एजुकेशन या फिर हेल्थ एंड सोशल सर्विस सेक्टर के अंदर काम करते हो तो उस केस में भी आप अपनी LMIA को अप्लाई कर सकते हो। तो यार इस चीज से पता लगता है कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट है इन जनरल देखा जाए कि काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टिव हो गई है आज के टाइम पे 2024 में। पहले क्या होता था कि आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, अगर आपके एक्सप्रेस एंट्री के अंदर या फिर किसी प्रोग्राम के अंदर आपके पॉइंट्स वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं तो आप अपनी PR अप्लाई कर सकते थे, ले सकते थे, कनाडा आ सकते थे और आराम से आके इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते थे। लेकिन अब कैनेडियन सरकार काफ़ी ज़्यादा चूजी हो गई है कि भाई जहाँ पे लोगों की कमी है, जहाँ पे हमें शॉर्टेज है, उन्हीं फील्ड्स के अंदर अगर आप बिलोंग करते हो तो ही आप अपनी PR ले सकते हो, या फिर आपके लिए PR के जो चांसेस हैं या फिर जो प्रोग्राम्स हैं वो थोड़े से ईजी होंगे। रिमेनिंग प्रोग्राम्स के लिए जो हिसाब किताब है या फिर जनरल प्रोग्राम्स के लिए जो हिसाब किताब है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। एक और चेंज ये है कि LMIA की ड्यूरेशन को डिक्रीज करके 1 ईयर का कर दिया गया है, जो कि पहले 2 से 3 साल तक की होती थी। ये आपको बताना चाहता हूँ कि यार LMIA मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आपको PR मिल गई है। LMIA से आपको सिर्फ CRS स्कोर के अंदर 50 पॉइंट्स मिल जाते हैं, उसके बाद अगर इवेंचुअली आपके पॉइंट्स हो जाते हैं तो आपको PR मिलती है। तो पहले आपके पास 2-3 साल का टाइम होता था अपने पॉइंट्स वगैरह इकट्ठे करने का। भी LMIA तो मिल गई है, 50 पॉइंट्स तो मिल गए हैं, लेकिन उसके अलावा भी मेरे को IELTS देना है या फिर फ्रेंच सीखनी है या फिर कैनेडियन एक्सपीरियंस पूरा करना है ताकि आपके पॉइंट्स वगैरह बन पाए। लेकिन अब 1 साल के अंदर ये सारी चीज़ें करनी होंगी जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ से भी पता लगता है कि कैनेडियन सरकार थोड़ी सी खतरनाक हो गई है कि भाई औखा करो लोगों के लिए, जो एक्सप्लॉयटेशन वगैरह चल रही है उसको थोड़ा सा कम करो। तीसरा चेंज ये है कि कनाडा के अंदर अगर कोई भी ऐसी सिटी है जिसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% या फिर उससे ज़्यादा है, तो उस केस में अगर आप उस सिटी के अंदर काम करते हो किसी एम्प्लॉयर के पास तो आपको LMIA नहीं मिलेगी, आपकी वो रिजेक्ट कर दी जाएगी या फिर आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि अब से कैनेडियन सरकार का फाइनली जो फोकस है वो है परमानेंट रेजिडेंट्स के ऊपर, कैनेडियंस के ऊपर, या फिर जो असाइलम वाले लोग होते हैं ना, असाइलम सीख करते हैं, उनके ऊपर। जो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स हैं उनको थोड़ा सा कम करने की कोशिश की जा रही है। अगला चेंज ये है कि एम्प्लॉयर्स के पास जो कोटा होता है ना LMIA देने का, उसको भी डिक्रीज कर दिया गया। पहले वो 30% होता था। मेरा मतलब ये है कि मान लो कोई एम्प्लॉयर है, उसके यहाँ 10 लोग काम करते हैं, तो उसमें से 30% मतलब 3 एम्प्लॉयज को वो LMIA दे सकता है, लेकिन उसको अब डिक्रीज करके 10% कर दिया गया। बीच में उसको 20% भी किया गया था, लेकिन फाइनली अब उसको 10% कर दिया गया है। तो 10 में से सिर्फ एक ही एम्प्लॉय को वो LMIA दे सकते हैं। और साथ के साथ यार कैनेडियन गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि जो स्ट्रिक्टनेस है एम्प्लॉयर्स के प्रति उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा LMIA के केसेस में, क्योंकि पीछे आपको पता है ये रूल्स वगैरह को ढंग से फॉलो किया नहीं जा रहा था। तो भाई अगर आप ऑलरेडी कनाडा के अंदर हो या फिर फ्यूचर में कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो और अपनी PR को लेकर चिंतित हो कि भाई PR कैसे होगी, तो उस केस में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई जो कनाडा के अंदर आजकल इन डिमांड है उसी पे फोकस रखो, उसी फील्ड को लेके कनाडा के अंदर आओ या फिर उसके अंदर स्विच कर जाओ, तभी PR लेना थोड़ा सा ईजी होगा, वरना आपको काफ़ी सारी हार्डशिप्स वगैरह फेस करनी पड़ सकती हैं। बाकी ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं उनके अंदर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँ तो भाई साहब इलेक्शंस आने वाले हैं, काफ़ी नज़दीक हैं, अगले साल में आने वाले हैं, और जो वोट है वो कैनेडियंस ही डाल सकते हैं। और जो कैनेडियंस हैं उनको परेशानी किस चीज़ से, इमिग्रेशन से, इमिग्रेंट से, टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स से। तो कैनेडियन जो गवर्नमेंट है उन्हीं सारी चीज़ों को कम करने की कोशिश कर रही है ताकि कैनेडियंस थोड़े से खुश हो सके, वोट वगैरह डाल सके और हमारे जो जस्टिन ट्रूडो भाई साहब हैं या फिर जो लिबरल सरकार है वो फिर से पावर में आ सके और कनाडा की जो आजकल हालत ख़राब हो रखी है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सुधार सके। और क्या दिक्कतें आ रखी हैं कनाडा के अंदर, क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो राइट और लेफ्ट वाली दोनों वीडियोस को चेकआउट करना। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड एज ऑलवेज जब तक अगली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।